नमस्कार दोस्तों। कल जब पशु परिचर परीक्षा का आरएमएसबी ने परिणाम जारी किया तो उसके बाद कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर नॉर्मलाइजेशन हुआ और जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मुझे अनायासी उस दौर की याद आई 2011-12 का वो आरएस मेंस का पेपर था हमारा, जब 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे और हम उसी प्रणाली के कोपभंजक बने थे, शिकार बने थे। और हमारे हिंदी जैसे अनिवार्य पेपर में भी 30-30, 40-40 नंबर की स्केलिंग कर दी गई थी, नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया था। तो बड़ी बुरी गुजरी थी हमारे ऊपर भी और हम हाई कोर्ट में लड़े। हाई कोर्ट के अंदर हमने सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर एसएलपी लगी सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ पे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को आर्डर दिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं हमारा तो। मगर उसके बाद की जो आरएस की प्रक्रियाएं थी वो आरपीएससी ने बदल दी और 4 कॉमन पेपर करके आरपीएससी ने इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया, नॉर्मलाइजेशन को। मैं शुरू से ही इस नॉर्मलाइजेशन का जो गणित है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से चलता है, इसको एक रोजगार प्राप्त करने के लिए जो आसार्थी बने हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए एक कब्रगाह मानता आया हूँ। क्योंकि इसमें कई योग्य लोगों को बाहर कर दिया जाता है, कई अयोग्य बच्चे अंदर आ जाते हैं। इसमें आप हर पेपर के औसत निकालते हो, उसके बाद में डिफिकल्टी के लेवल तय करते हो। ये बड़े अतार्किक नियम है। अब होता कैसे है ये नॉर्मलाइजेशन? जैसे 6 शिफ्ट में पेपर हुआ, पहले शिफ्ट का औसत निकाला जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितने बैठे और पर स्टूडेंट कितने मार्क्स आए, और इस तरह से सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जोड़ के टोटल स्टूडेंट का भाग देते हैं तो औसत मिल जाता है। तो सभी 6 के औसत निकल गए, जैसे पहले का औसत, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथी शिफ्ट का, फिर 5वीं शिफ्ट का, फिर छठी शिफ्ट का। इनके औसत जोड़ के फिर 6 का भाग दे दो, फिर ये क्या करेगा, एक मास्टर एवरेज नंबर आ जाते हैं। और फिर औसत जो मिला उस औसत के बेस पे ये प्लस माइनस करते हैं। जैसे औसत मान लो 40 आ गया तो जिसके 30-30 आ रहे हैं उनके 10-10 नंबर ऐड हो जाते हैं। इस तरह से बड़ा गंदी प्रक्रिया है और समझ में भी किसी को नहीं आती। ये तो मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, बाकी स्टेटिस्टिक्स के प्रोफेसर भी कई बार उलझ जाते हैं। हम तो हाई कोर्ट के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी से और कई कलकत्ता के सांख्यिकी कार्यालय से हमारे लोग हैं वो प्रोफेसर लेके आए थे, उसके बावजूद भी हुआ इतना था कि आगे की पीढ़ी के लिए ठीक हो गया। तो अभी जो पशु परिचर में जो हुआ उसमें ये देखने को मिला कि छठी पारी के बच्चों के 30-30 के आसपास नंबर जुड़े और टॉप आप 100 की लिस्ट देखोगे रैंक में तो मोस्टली सारे छठी पारी के बच्चे हैं। तो क्या 5 पारियों के बच्चों ने अन्याय किया था? क्या उन बच्चों में कोई ऐसा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं था जो स्टार्टिंग की 5 पारियों में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो टॉप 100 में या टॉप 1000 में आ सके? आप 80% छठी पारी के बच्चों को लिया उसमें। ऐसा कई सारे प्रूफ मेरे पास बच्चों ने भेजी, पीडीएफ की पीडीएफ भेजी है और ये वाकई में गलत है। इसलिए इसके खिलाफ मुझे लगता है कि हमें सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। और ये प्रयास इसलिए भी जरूरी है कि आगे चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की एक प्रकार से डेट है, उसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत अधिक है। फिर उसमें भी आप ऐसे करके इनको बार करोगे, फिर आगे मुख्य परीक्षा में भी करोगे। अभी रीट में L2 में भी पेपर की पारियां 2-3 थी, तो वहां पे भी आप इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करोगे। फिर तो एक बच्चा भाग्य के भरोसे निर्भर हो जाएगा। एक अच्छी तैयारी करके भी बच्चा बाहर हो जाएगा और एक कम तैयारी वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर क्या गुजरेगी जो 135 नंबर ला के बाहर और 110 वाला अंदर चला जाएगा। तो एटलीस्ट ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप नंबर ऑफ सेंटर बढ़ा दीजिए, आप अपने रिसोर्सेज बढ़ा दीजिए, आप सरकार से हेल्प लेके आप और बेहतर कर लीजिए। एक ही पारी में पेपर कराओ ना, 4-4 शिफ्ट क्यों करवाते हो? क्योंकि हमें पता है कि 10-10, 12-12 लाख की परीक्षा एक साथ भी है, तो फिर आपको 4-4 पारी में, 6-6 पारी में पेपर करवा के इस नॉर्मलाइजेशन क्यों करना? बिहार में इसका बड़ा आंदोलन हुआ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ और वहां पे नॉर्मलाइजेशन गवर्नमेंट को हटाना पड़ा। बहुत सारी जगहों पे इस नॉर्मलाइजेशन के विरोध हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी अच्छी प्रक्रिया होती तो विरोध कहीं नहीं होता। तो राजस्थान सरकार को भी इस पर विषय पर चर्चा करनी चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए और विद्वान लोगों को उस कमेटी में शामिल करना चाहिए
और जिस स्तर पे ये बात होती है उस स्तर पे बात होनी चाहिए, ताकि आगे की परीक्षाओं में ये प्रक्रिया ना हो और पशु परीक्षर का परिणाम भी रिवाइज होना चाहिए। अब इन्होंने सारे बच्चों की रैंक दे दी, अब भाई जितनी पोस्ट होती है उसका 1.5 गुना पिक करके उठा लो वहां से, 1.5 गुना लिस्ट को 2 गुना कर लो आप। उसके बाद में जिस कैटेगरी को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा उसके बच्चे एक्स्ट्रा और ले लो, तो इससे आपके काम भी टाइम से होगा, नियुक्तियां भी टाइम से मिलेगी। अब आपने जितने बैठे तो उन सभी को रैंक जारी कर दी, 2200 पेज में रिजल्ट निकाल दिया। लोगों की प्राइवेसी भी तो कुछ होती है, आपने सारे डेटा बाहर कर दिए उनके, प्लस अब वो 2200 पेज का रिजल्ट है, इतना सब होमवर्क करने की, एक्सरसाइज करने की कहाँ जरूरत थी। बेहतर तो ये होता है कि जितनी आपकी सीट है हर कैटेगरी के 2 गुना पास कर दो, बात खत्म हो जाती है। आरपीएससी कर ही रही है ऐसा, रिजल्ट निकालने में बड़ा वैज्ञानिक तरीका अपनाया है। अब ये तरीकों से लेट लतीफियां बढ़ती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन बड़ी अच्छी पवित्र संस्थाओं में कैसे लोग हैं, क्या ये इनको ठीक सलाह नहीं दे सकते? जब मेरे जैसा एक सामान्य शिक्षक सोच पा रहा है कि 2.5 गुना पास करके इनको काम करो, तो क्या उसके अंदर बैठे लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं है? ये एक सोचनीय विषय है। और परीक्षा के स्टूडेंट अगर अधिक है तो उसकी और कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं आराम से की जा सकती है। उसके ऊपर सोचा जाए, आपके ऊपर रिसोर्सेज है, आपके पास में पावर है। लेकिन इस तरह से जो किया जा रहा है, यहाँ अगर आपको अलग शिफ्ट में करवाना ही है तो आप पेपर के लेवल जो है ना वो सेम कर दो। ठीक है, लेवल सेम नहीं हो सकता तो ठीक है, एक डिफिकल्टी लेवल होता है। जैसे 100 प्रश्न बनाए, उसमें 10 प्रश्न टफ बना रहे तो सभी में जबरदस्त टफ बना दो। 20 मॉडरेट बनाए, सभी में 20 मॉडरेट बना दो। तो इस तरह से आप तो कोशिश तो ये करो ना कि टफनेस का लेवल सबका लगभग सिमिलर रहे, और उसके बाद में आप कम से कम एक टाइट क्राइटेरिया रखें कि भाई इससे अधिक हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। +3, 4, +4, 5 का 30 नंबर के कैसे नॉर्मलाइजेशन होते हैं? आप ये तय कर लो कि भाई +5, -5 अधिकतम हो सकता है। ऐसे कुछ प्रावधान करिए, आप चीजों को और बढ़िया करिए, नहीं तो क्या है कि विरोध होंगे। और मैं तो ये कहूंगा स्टूडेंट को कि अपनी सीमाओं में रहते हुए हमें गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी पड़ेगी। आप छात्र नेता हैं, जितने भी रोजगार से जुड़े हुए जो भी आशार्थी हैं, जितने भी बेरोजगार संघ के लोग हैं, जितने भी लोग सीधी बात रख सकते हैं, उनको मिलकर अपने जनप्रतिनिधियों, अपने छात्र संघ वगैरह, इनके जरिए गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी चाहिए और शांतिपूर्वक तरीकों से इसका विरोध होना चाहिए, ताकि भविष्य में ये इसके नाम पे घोटाले ना हो। ये बड़ा गंदा प्रोसेस है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। और मैं आप सभी को भी यही कहूँगा, मैं मेरी सीमाओं में रहते हुए जहाँ तक मैं बात रख सकता हूँ मैं भी रखूँगा, जागरूक करूँगा आप लोगों को। लेकिन मैदान में आपको ही उतरना पड़ेगा, आपको ही अपनी बात सरकार तक पहुँचानी पड़ेगी। हमारी तरफ से भी प्रयास रहेंगे, और जब हमारे ऊपर आई थी तो हम ही लड़ते हैं, क्योंकि लड़ना व्यक्ति को खुद को ही पड़ता है और कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ अपने को कोई लड़ाई झगड़े करनी नहीं है, यहाँ बड़े शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट तक बात रखनी है। और अगर मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान का अभ्यर्थी एक होकर बात रखेगा तो वो बात टाली भी नहीं जा सकती। हाल ही में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के सिलेबस में राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर किया, तो इन्होंने फटाक से वेटेज बढ़ा दिया और 20 के 50 प्रश्न कर दिए। तो कोशिश करोगे आप लोग बढ़िया तरीके से और अच्छे वैधानिक तरीकों से, तो निश्चित तौर पे हम इस नॉर्मलाइजेशन की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। अवेयर होना ज़रूरी है। अगर आप अवेयर नहीं हुए और अगर आप इसका वैधानिक तरीकों से ही सही बल्कि विरोध नहीं करोगे तो आगे हर परीक्षाओं में ये बीमारी आपको परेशान करती रहेगी। इसलिए मेरी बात अगर आलोक राज से और आगे तक पहुंचती है तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि बच्चों की भावनाओं को समझिए और बड़े वैज्ञानिक तरीकों से काम करिए, व्यवस्थित तरीकों से काम करिए। इस तरह की बीमारी थोप के बच्चों के साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। मैं इस रिजल्ट से भी और इस पूरी प्रक्रिया से असहमत हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि इसका फर्क गवर्नमेंट पे कुछ नहीं पड़ता, मैं भली राजी हूँ चाहे असहमत हूँ, लेकिन मैं मेरी बात तो रखूँगा, क्योंकि बच्चों की मेरे से एक्सपेक्टेशंस होती है। बाकी